हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में करने वाले हैं जो हमारा पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यानी कि भारत में लोक प्रशासन। इसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारी उसकी सेकंड सब हेडिंग है सिविल सर्विसेज इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, यानी कि हिंदी में संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाएं, नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति। इसके जो पहले के फर्स्ट यूनिट के जो फर्स्ट सब हेडिंग है कॉलोनियल लेगेसी उसका और स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की दो वीडियोस पहले ही बना करके मैंने डाली हुई हैं, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये वीडियो देखने से पहले वो दो वीडियोस ज़रूर देख लेना ताकि आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पेपर की फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं की संरचना, और उसमें से कॉलोनियल लेगेसी हम ऑलरेडी कल जो इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में और कॉलोनियल लेगेसी के बारे में ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हूँ जो कि आपको इससे वीडियो को देखने से पहले देखनी है। आज की वीडियो में हम ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, यानी कि भारतीय संविधान सिविल सर्विसेज के बारे में क्या बात करता है। उनकी अपॉइंटमेंट, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है और प्रमोशन कैसे होती है। तो जो हमने इससे फर्स्ट जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी सेंट्रल सिविल सर्विसेज की और स्टेट सर्विसेज की और ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को ही हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन पुलिस सर्विसेज या भारतीय पुलिस सेवाएं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि भारतीय वन सेवाएं। ठीक है, इसी से संबंधित इन्हीं तीनों सर्विसेज की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड भारतीय संविधान में क्या कहा गया है उसी के बारे में हम ये यूनिट के जो सब हेडिंग है उसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 309, आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट the recruitment and conditions of service of persons serving the union or state. It means all India services, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो दोनों ही जगह पे काम करती हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगहों पर ही ये जो सर्विसेज के जो सर्वेंट्स होते हैं वो दोनों जगह पे काम करते हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, तो इसीलिए जो आर्टिकल 309 है वो बात करता है यूनियन और स्टेट। यूनियन मीन्स सेंटर। ठीक है, कि किस तरह से उन जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट क्या होगी और उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी। ठीक है, आर्टिकल 309 ये बात करता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 310 बात करता है दैट मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज पोस्ट होल्ड देयर ऑफिसेज ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज होती हैं जो कि हमने बताई हैं वो तीन तरह की होती हैं, IAS, IPS और IFS, और जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी उनका जो ऑफिस होता है, ऑफिस मतलब कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको हटा सकते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन इस सर्विस के जो भी अधिकारी होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं।
ठीक है, वो अभी हम आगे भी देखेंगे कि रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कि संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवाओं को किस तरह से उनका विवरण किया गया है, उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ओके, सो आर्टिकल 10 जो है उनको किस तरह से हटाया जा सकता है उसके बारे में, रिमूवल के बारे में बात कर रहा है, रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 311 talks about that no member of central government and all India services shall be dismissed or to be removed by an authority subordinate। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया है वही उनको हटा सकता है। उससे सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? उससे छोटे पद का कोई व्यक्ति उसको नहीं हटा सकता। यानी कि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही होती है और अगर उन्हें रिमूव करना होता है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही उसको रिमूव किया जा सकता है। उससे छोटे पद का कोई भी व्यक्ति, यानी कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ऊपर में होता है। ठीक है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है प्रेसिडेंट को। तो उससे ऊपर की, सबसे ऊपर की अथॉरिटी कौन होती है? प्रेसिडेंट होती है। और उसी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं और सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उनके ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और वही उनके रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 312 of Constitution of India talks about that Parliament of India create new all India services because of a resolution passed by Rajya Sabha to effect। राज्य सभा ने एक बार ये रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर ऑल इंडिया लेवल की कोई भी सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया लेवल की कोई सर्विसेज अगर जो IAS, IPS और IFS के अलावा अगर कोई सर्विस जो अगर इंट्रोड्यूस करनी है, नई लेकर के आनी है, तो उसको कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। और हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि दोनों ही सभाओं में रेजोल्यूशन जो है पास होगा, बिल पास होगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट के जब साइन होंगे तो ही क्या है, नई कोई ऑल इंडिया लेवल की सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 312 ये बात करता है उसके बारे में, नई सर्विसेज के बारे में। फिर जो आर्टिकल 323 है, आर्टिकल 323 in which allows the parliament to provide for the setting up of an administrative tribunal for the adjudication of trial of disputes and complaints regarding recruitment and service condition of person appointed to central services and post in Indian services। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय संसद जो ये ऑल इंडिया लेवल की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, संसद भारतीय सेवाओं में केंद्रीय सेवाओं और पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती और सेवा की स्थिति के संबंध में अगर कोई विवाद होगा या कुछ शिकायत, उसके रिलेटेड कोई भी मुकदमा होगा, तो उसके निर्णय के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो पार्लियामेंट उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब होता है एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होता है, न्यायाधिकरण एक बनाएगी। ठीक है, और ये किसको अधिकार है? पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23। ठीक है, और आर्टिकल 335, आर्टिकल 335 talks about that SC ST
citizens of India shall be taken into consideration are making appointment to the central services and post। यानी कि जब कोई भी अपॉइंटमेंट की जाएगी सेंट्रल से रिलेटेड और सेंट्रल सर्विसेज से रिलेटेड और ये सब जो ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड, तो अनुसूचित SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 320 टॉक्स अबाउट दैट UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अमंग रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड on all matters which are relating to the recruitment in civil services and post in India। यानी कि 320 के अकॉर्डिंग भारत में सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों में UPSC से परामर्श करना आवश्यक है। यानी कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट होती हैं, किससे रिलेटेड, भारत में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई अपॉइंटमेंट की जाएगी तो UPSC से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट होती है सिविल सर्विसेज की वो किस तरह से होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है थ्रू एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम के द्वारा, जो कि ऑलरेडी हमारा UPSC जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती ही है IAS के लिए, IPS के लिए और IFS के लिए। ठीक है। और प्रमोशन के द्वारा भी, यानी कि बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो प्रमोशन के थ्रू भी उच्च पद पाते हैं और ट्रांसफ़र के थ्रू भी। प्रमोशन में क्या आ जाता है कि कुछ लोग जो स्टेट में जो होते हैं, जो स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम दे करके जो एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे सर्विस लेते हैं, तो फिर उनका प्रमोशन होकर के वो IAS ऑफिसर भी बन जाते हैं। और ट्रांसफ़र का मतलब यही है कि हो सकता है कि कोई किसी स्टेट में किसी पद पर हो, फिर उसका ट्रांसफ़र होकर के दूसरे स्टेट में भेज दिया जाए और उसको फिर दूसरा कोई पद दे दिया जाए। ठीक है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो सिविल सर्विसेज की वो 3 तरह से की जा सकती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है। अभी हमने किसके बारे में बात की, रिक्रूटमेंट के बारे में बात की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके संबंधित क्या बात करता है उसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज में प्रमोशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो द वर्ड प्रमोशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोमोवेरे विच इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि जो ये प्रमोशन शब्द है वो ड्राइव है, यानी कि वो आया है प्रोमोवेरे, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। इसको प्रमोशन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ प्रमोशन इंक्रीजेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, इंक्रीमेंट इन अलाउंसेज एंड सैलरी, ऑल्सो गेट अ हायर पोजिशन इन द जॉब और सर्विस। प्रमोशन होने से उसकी जो है अधिकारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो उसका कार्यभार, यानी कि उसका कार्यभार जो है बढ़ जाता है और उसको फिर सैलरी भी और अलाउंसेस भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि प्रमोशन से उसकी क्या हो जाएगी, पोस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है। और हायर पोस्ट उसको मिल जाएगी उस सर्विस में। प्रमोशन का मतलब यही होता है एक स्टेप ऊपर चले जाना। ठीक है। तो आगे बढ़ जाना। ठीक है। और इससे अगर हम बात करें तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, ड्यूटीज़ भी चेंज हो जाती है, सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है, उसका टाइटल भी चेंज हो जाता है, पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं प्रमोशन के कि क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं प्रमोशन मिलने से। और अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन किन आधारों पर मिल सकता है, यानी कि कौन से तरह के प्रमोशंस होते हैं। पहला है फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विस, फ्रॉम लोअर सर्विस टू हायर सर्विस, यानी कि स्टेट सर्विस टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो मैंने अभी बताया था कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है स्टेट सिविल सर्विस में हो और फिर उसकी प्रमोशन होने के बाद से वो IAS बन जाए। ठीक है। जो स्टेट के जो DSP वगैरह हैं हो सकता है उनकी प्रमोशन हो जाए और उन लोगों को हायर उसको पोजीशन मिल जाए। ठीक है। फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, यानी कि
ए ग्रेड से बी ग्रेड में वो चले जाएं। हमारे यहाँ पे सर्विसेज को भी कैसे बांटा गया है, ग्रेड्स में बांटा गया है। ए लेवल का ग्रेड, बी लेवल का ग्रेड, तो हो सकता है कि उसे ग्रेड में उसके में चेंज हो जाए, ठीक है। फिर क्लास में हो सकता है उसके चेंज हो जाए, लोअर क्लास टू हायर क्लास, कि वो क्लर्क से एग्जीक्यूटिव क्लास में चला जाए, यानी कि वो पहले क्लर्क था, फिर उससे ऊपर वाली क्लास में जो सर्विसेज में होती हैं उससे ऊपर वाली क्लास में चले जाएं। तो इस तरह से भी ये जो है क्या है, वो प्रमोशन के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड प्रमोशन तो हम करेंगे, लेकिन उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किस आधार पे जो प्रमोशन की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। एक है सीनियोरिटी, एक है मेरिट, एक है सीनियोरिटी कम मेरिट। क्या मतलब है इसका? सीनियोरिटी का मतलब है कि कौन अधिक समय से उस सर्विस में काम कर रहा है, ठीक है। मेरिट का मतलब होता है एग्ज़ाम के थ्रू। बहुत सारी सर्विसेज में ऐसा होता है कि कुछ पोजीशंस में जो ऑलरेडी उस सर्विस में जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं, व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, उनको एक एग्ज़ाम पास करना होता है। फिर अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उनको हायर पोजीशन मिल जाती है। बैंक वगैरह में इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। फिर सीनियोरिटी कम मेरिट, फिर इसमें वाली कैटेगरी में क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि अगर आपने 3 साल तक, मान लीजिए 3 साल तक आपने इस डिवीज़न में या इस पोजीशन पे काम किया है, उसके बाद ही आप वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सीनियोरिटी कम मेरिट में ये आ जाता है कि कुछ टाइम का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के अलावा आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ये इन दोनों में, सीनियोरिटी कम मेरिट में ये फ़र्क होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स भी यूज होते हैं, जो कि होता है जैसे कि ट्रांसफ़र का मतलब होता है, इट मीन्स द चेंज ऑफ वर्क विद इन द सेम पोजीशन एंड ग्रेड। सेम, उसकी पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन उसको कहीं और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको वो आईएएस ऑफिसर ही रहेगा, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रमोशन ही माना जाता है, ठीक है। फिर है रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट का मतलब होता है कि इट चेंज ऑफ वर्क इन द सेम एजेंसी विद नो चेंज इन रैंक्स, यानी कि उसका काम बदल जाएगा। पहले वो जो काम कर रहा था वो काम उसका बदल जाएगा, लेकिन उसका रैंक नहीं बदलेगा। प्रमोशन में हमने क्या बात की थी कि रैंक भी चेंज हो जाते हैं, उसकी पोजीशन वही रहेगी, काम बदल जाएगा, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। एडवांसमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन पे, यानी कि उसका काम भी वही रहेगा, पोजीशन भी वही रहेगी, लेकिन उसकी सैलरी बदल जाएगी, पे उसका जो है चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सेवाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न्स हैं और किस तरह से रिक्रूटमेंट की जाती है, कौन ये रिक्रूटमेंट करवाता है, और उसके बाद उनका प्रमोशन कैसे किया जाता है, ठीक है, और उनकी ट्रेनिंग की कैसे की जाती है। तो ट्रेनिंग का काम भी जो है, जो यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसके बाद जो ये एग्ज़ाम होता है उसमें भी 3 प्रोसेस होती हैं बेसिकली। जो और ये जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल की जो 3 सेवाएं हैं, उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेंस होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? मसूरी में है, लबासना जिसको हम बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नाम है, और उसी का वहीं पर जो है इन सभी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? वो मसूरी में होती है। एग्ज़ाम के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के यूनिट्स की जो सब हेडिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि दो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो को देखने से पहले वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देख लेना।